वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 30 40 साल से काफी न्यूज में और एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में। कौन सा टॉपिक है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। जैसे कि हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि यूनाइटेड नेशंस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कैसे होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा हुआ है। अब आते हैं थोड़े अगले टॉपिक के कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, क्या है। तो आज के वीडियो में देखेंगे यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, उसका फंक्शन, वर्किंग क्या है, उसमें रिफॉर्म की क्यों जरूरत है। ये G4 और कॉफी क्लब कहाँ से आया सर, कॉफी कहाँ से आ गया यूनाइटेड नेशंस। देन इंडिया परमानेंट मेंबर होना चाहिए क्या, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। एंड देन एज यूजुअल एक मेंस का क्वेश्चन एंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मैंने वहां पे फोटो भी रखा है। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। रादर इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है या हार्ट भी कहो, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसके कौन कौन होता है। लिसन, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट, मतलब वो चेंज होते रहते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस जो होते हैं वो मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सिक्योरिटी काउंसिल ऐसा काम क्या करता है। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम, एज ए नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सुरक्षा परिषद मतलब क्या, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। या कहीं पे पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन दिख, पीस का इशू है या एग्रेशन के इशू दिख रहे, तो उसे इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना। क्या कर सकता है, सपोज 2 कंट्रीज में या 3 कंट्रीज में झगड़ा होता है या ज्यादा कंट्रीज में, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकता है, पीसफुल मीन्स से ये झगड़ा कैसे सॉर्ट आउट हो ये देख सकता है। अगर कोई कंट्री सुनने को ही तैयार नहीं है और गलत तरीके से इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को भी एक लास्ट रिसोर्ट भी होता है कि सैंक्शन इम्पोज करे। क्यों? ऑब्वियसली फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी होता है वो हर मंथ रोटेट होता है उन्हीं मेंबर्स के बीच में। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, से आपने अभी कहा कि P5 मेंबर होते हैं, तो ये P5 मेंबर कौन है। ये P5 मेंबर है यूएस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। क्यों? बिकॉज 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जो जीते हुए पार्टी थे उनमें से। नाउ P5 को एक वेटो पावर है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर वेटो मतलब क्या होता है। वेटो मीन्स अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री ने डिसीजंस को सपोज ना कहा तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होता। ऑब्वियसली इसका यूज भी होता होगा और मोस्टली मिसयूज भी होता होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर डबल वेटो लिखा है ये क्या है, वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट, फिर सर इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो रिफॉर्म की क्या जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक ही है तो रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। दैट इटसेल्फ मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ तब से है जब से यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ है। देयर इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। क्यों भाई? डोंट यू थिंक 1945 से 90 तक पूरी दुनिया दो हिस्सों में लिटरली बट चुकी थी, जिसे हम नॉर्मली कोल्ड वॉर कहते हैं। या तो आप प्रो यूएस हो, प्रो वेस्ट, या फिर प्रो सोवियत। यूएनएससी में भी कुछ हाल वैसा ही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, P2 वर्सेस P3। में से P2 कौन है? ऑब्वियसली P2 कौन रहेगा, रशिया एंड चाइना। सो ऑब्वियसली P3 कौन रहेंगे, यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस, दैट इज वेस्टर्न कंट्रीज। तीसरी चीज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहा जाता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम है और अकाउंटेबिलिटी भी कम है। नॉट ओनली दिस, जनरल असेंबली के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो कुछ हद तक ठीक नहीं है। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो आपको दिखाता है पिक्चर, वो 1945 का दिखाता है, ना कि 2023। प्लीज ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मतलब 45 का रियलिटी 2023 में कैसे चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। एंड ऑब्वियसली एज डिस्कस वेटो पावर, ये भी एक रीजन है रिफॉर्म करना। नेक्स्ट, अब एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेटो अगर इतना गलत ही था तो वेटो इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? ऑब्वियसली उसका भी कोई कारण है। यस, कारण था। हमने पिछले वीडियो में देखा कि यूनाइटेड नेशंस के स्टार्ट होने से पहले लीग ऑफ नेशन था, बट हमने लीग ऑफ नेशन फेल होने के भी कारण देखे। तो उसमें एक कारण ये भी था, रशिया जैसे बड़े कंट्रीज का इश्यूज वगैरह।
दैट इटसेल्फ मीन्स अगर रशिया को हमें चाहिए तो रशिया की कुछ बातें सुननी चाहिए। तो रशिया इंसिस्ट कर रहा था कि वेटो पावर होना चाहिए। वेस्ट रिलक्टेंट था इनिशियली, बट रशिया वाज इंसिस्टिंग। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कमिटी या ऐसी असेंबली बने जिसमें रशिया ना हो। मतलब वेटो आया तो उसमें रशिया का भी काफी रोल है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये डबल वेटो क्या है। लिसन, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी है? 15। कैसे? 5 फिक्स और 10 नॉन परमानेंट। मेजोरिटी के लिए कितना लगता है? मेजोरिटी के लिए लगता है 9। ऑब्वियसली P5 का मेंबर ने वेटो नहीं करना चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट सर, ये प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव क्या होता है? लिसन, प्रोसीजरल अगर रहेगा तो उसमें आम मेजोरिटी चल सकती है, लेकिन कौन सा डिसीजन प्रोसीजर है और कौन सा सब्सटेंसिव, ये भी डिसाइड करने का अधिकार किसको है? P5 को। मतलब सारे पावर्स किसके हाथ में चले जाते हैं? P5 के हाथ में। एंड दैट्स द रीजन कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेटो को एलिमिनेट ही कर दो, मत दे दो वेटो। तो नए मेंबर्स जो है उनको भी वेटो मत दो अगर कोई आता है तो। और कुछ लोगों का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली को ये पावर दे दो कि अगर वेटो के वजह से अगर काम नहीं हो रहा है तो जनरल असेंबली उसे ओवरराइड कर सकता है। और कुछ कंट्री ऐसे भी है जो कहते हैं कि भाई आइडियली वेटो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, कुछ कंट्री सुपेरियर होती है, कुछ कंट्री इंफीरियर। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक कनाडा वगैरह, तो उनकी बात भी कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट, रिफॉर्म और क्या होने चाहिए? ये तो हुआ वेटो का। दूसरा, मेंबरशिप रिफॉर्म। इसके बारे में शशि थरूर जी ने काफी अच्छा कहा है कि उनका कहना था, एक बुक में उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे एक ऐसा पेशेंट है कि जिसकी डायग्नोसिस तो सबको पता हो चुकी है कि भाई ये बीमार है, इसको क्या बीमारी है सबको पता है, बट इशू कहाँ पे? इशू है कि भाई कौन सा प्रिस्क्रिप्शन दे। मतलब मुझे पता बीमारी सब डॉक्टर्स को पता है, बट प्रिस्क्राइब क्या करें मेडिसिन, इसके ऊपर आज तक यूनैनिमिटी नहीं हो रहा है। ये काफी अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने किया हुआ है। एंड नॉट ओनली दिस, डोंट यू थिंक सिक्योरिटी काउंसिल जियोपॉलिटिकल रियलिटी दिखा रहा है? बट कब का? जब वो फॉर्म हुआ था तब का, 1945, ना कि आज का। और ये सिचुएशन कुछ चीजों से अच्छे हैंडल कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मैथमेटिकली, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड इक्विटी वाइज। लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। सामने टेबल रखा है आपके सामने। पहला है मैथमेटिकली, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इसमें। इसमें मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग मैथ्स का यूज कर रहे हैं। 1945 में कितने मेंबर्स थे परमानेंट? 5। आज भी कितने हैं? 5। 45 में नॉन परमानेंट 6 थे, आज 10। मतलब टोटल पहले 11 थे, आज कितने हैं? 15 है। बट पहले कंट्री से 51, मतलब अराउंड 22% के आसपास मेंबर थे, 21.56 एग्जैक्टली। और आज 193 है, बट स्टिल मेंबर्स कितने हैं? 15 ही है। मतलब आसपास कितने हैं? सिर्फ 8%। सो डोंट थिंक, मैथमेटिकली भी ये गलत लगता है कि ये नंबर बहुत ही कम दिख रहा है। सो मैथमेटिकली भी ये समझ में आता है कि यस, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं ज्योग्राफिक वाइज। यहाँ पे ज्योग्राफिकल, यूरोप में से कौन कौन है? ऑब्वियसली फ्रांस है, ब्रिटेन है, एंड ऑब्वियसली रशिया का पार्ट अगर हम उसे वहां कंसिडर करते हैं। एशिया से कौन है? चाइना है। नॉर्थ अमेरिका से कौन है? यूएसए है। बट लैटिन अमेरिका से कितने हैं? 0। अफ्रीका से 0। मिडल ईस्ट 0। नाउ डोंट यू थिंक बाय लुकिंग द जियोग्राफिकल फिगर्स आल्सो, हमें ये पता चलता है कि यूरोप ओवर रिप्रेजेंट हो चुका है जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से, वेर एज रशिया अंडर रिप्रेजेंट हो चुका है। अफ्रीका, जहां पे आपका सबसे ज्यादा वर्क चलता है, एक भी सीट नहीं। मिडल ईस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन और क्राइसिस होती रहती है, नहीं। सो डोंट थिंक, मैथमेटिकली भी पता चलता है कि रिफॉर्म होना जरूरी है। प्लीज, ये डेटा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टेबल ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ज्योग्राफिकली भी ये पता चलता है कि भाई ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसे बदलना जरूरी है। ना कि सिर्फ इतना, डोंट यू थिंक पॉलिटिकली भी ये गलत लगता है? कैसे? आपने वेटो पावर दिया, मतलब कुछ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कुछ मेंबर्स को दिया। क्यों? बिकॉज कभी एक जमाने में उन्होंने एक युद्ध जीता था,
मतलब आपने स्कूल लेवल में अच्छा पढ़ाई किया था तो उसी आधार पे आपको जिंदगी भर एक प्रिविलेज देना चाहिए, क्या ये सही है? आप सोचिए, मतलब पॉलिटिकली भी ये गलत लगता है। इतना ही नहीं, आप इक्विटी वाइज भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज दिखेंगे कि जिन्होंने काफी अच्छा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जापान एंड जर्मनी, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, बट स्टिल आप उनको एनिमी स्टेट सकते हैं, क्योंकि बिकॉज युद्ध के समय वो अपोनेंट साइड में थे। भाई ये तो गलत है। तो कुछ कंट्रीज को आप डिनाई करते हैं, दो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सलेंट काम किया है, नॉट इन फाइनेंशियल बट इन केस ऑफ काइंड। फाइनेंशियल थोड़ा होगा उनका, बट काइंड में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल भारत और ब्राजील। तो इनके साथ इक्विटी कहाँ हुआ है? दैट इटसेल्फ मीन्स मैथमेटिकली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड इक्विटी वाइज ऑल्सो डोंट थिंक रिफॉर्म होना मस्ट ही है। भाई रिफॉर्म के बगैर नहीं चलेगा। अब आता है अगला स्टेज कि सर रिफॉर्म करेंगे तो कैसे होता है। लिसन, कोई भी रिफॉर्म करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट लगेगा, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 193। और अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो आपको यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, जो कि 2/3 होगी। मतलब क्या? 129 मेंबर्स का आपको इसको सपोर्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ जनरल असेंबली में, बट उनके रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट या स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो उन कंट्रीज में हो गया। तो अमेंडमेंट प्रोसेस उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। नेक्स्ट, ये बीच में कॉफी कहाँ से आया? लेट अस सी। सी डोंट थिंक अब इसके लिए बहुत सारे देश कोशिश करते होंगे। यस, ऐसा ही भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, इन्होंने बनके एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं G4। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एग्जाम में आ सकता है। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। देन कम्स द क्वेश्चन, से ये कॉफी क्यों आया बीच में? अरे भारत अगर कुछ अच्छा चाहता है तो पाकिस्तान चाहेगा क्या? नहीं। तो ऐसे लोग भी तो होंगे कि जो इसे अपोज करने वाले होंगे, उन्होंने ही कॉफी क्लब स्टार्ट कर दिया। बट ठीक है भाई, कॉफी क्लब बोलना ठीक नहीं लगता, इसलिए अभी यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बोल रहे हैं। लेट अस सी ये कंसेंसस और ये चीज क्या है। ना, G4 और बाकी कंट्रीज के इश्यूज कहाँ कहाँ आ रहे हैं? रिफॉर्म इतने आसान नहीं है। क्यों? जापान और जर्मनी को अगर आप देखेंगे क्यों नहीं चाहिए, तो जर्मनी को देना है तो इटली बीच में आता है। इटली कहेगा भाई हमें क्यों नहीं। अगर जापान को आप देना चाहता है, दूसरा केस, क्या साउथ कोरिया और चाइना कभी तैयार होंगे? बहुत डिफिकल्ट है। चाइना एक बार भारत के लिए तैयार हो सकता है, बट जापान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। हिस्ट्री पढ़ो इसके लिए। अगर इंडिया बनना चाहता है तो एक तो रेडीमेड है अपने पास, ये कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं। और दूसरा, इंडोनेशिया भी तो चाहेगा कि भाई हमें भी, मतलब नेबरहुड के कंट्रीज। अगर लैटिन अमेरिका में ब्राजील को मिलना चाहिए तो फिर अर्जेंटीना कहेगा भाई मुझे क्यों नहीं, फिर मेक्सिको कहेगा मुझे भी क्यों नहीं अपर पार्ट में। अफ्रीका जिसको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, और कंटेंडर बहुत है और अच्छे भी है। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है। साउथ अफ्रीका, डेवलप्ड कंट्री है। इजिप्ट, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। अब आता है प्रॉब्लम भाई, किसे किसे दे दे परमानेंट सीट और कैसे दे। सो अफ्रीका में एक जुल्वेनी कंसेंसस हुआ था। जुल्वेनी एक सिटी का नाम है, जुल्वेनी का लिटरल मीनिंग हेवन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि हमें कम से कम 2 वेटो पावर वाली सीट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे वेटो ही निकालने की बात चल रही है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 मिलने चाहिए, मतलब रिफॉर्म करना है तो 2। एंड प्लीज लिसन केयरफुली, 193 में से हमने कहा कि 129 का मिनिमम सपोर्ट लगता है। अफ्रीकन यूनियन के वजह से बगैर ये नहीं हो सकता, क्योंकि अफ्रीका का ही नंबर है 50+। मतलब एट एनी कॉस्ट आपको अफ्रीका का सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है वेटो का क्या करें। परमानेंट मेंबर्स जो है, क्या वो तैयार होंगे? फॉर एग्जांपल G4 ग्रुप जो है, भारत, ब्राजील, बाकी लोगों का, जापान और इंडिया, कि इनका कहना है कि भाई अगर हमें नहीं देंगे कुछ समय के लिए तो चलेगा। बट क्या ये परमानेंट मेंबर्स वेटो छोड़ने के लिए तैयार होंगे? कोई क्यों अपना प्रिविलेज खुद छोड़ेगा? बहुत डिफिकल्ट है। सो ऑब्वियसली कनाडा और स्पेन ज्यादा इसमें अच्छे लगते हैं, कि जिनका कहना है जो पहले गलती की थी वो वापस करना ठीक नहीं होगा। तो वेटो मेरे ख्याल से हटा ही देना सबसे बेस्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है
कि भाई हम मेंबरशिप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम काउंसिल बढ़ाना है, बट वो काउंसिल जो है उसमें एग्जिस्टिंग जो मेंबर है, क्या वो वर्थ है? इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। दैट्स द रीजन ऐसे कुछ कंट्रीज है परमानेंट जो आजकल रिफॉर्म के लिए तैयार है, ऐसे कहा जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन एंड फ्रांस। लेट अस सी, हम P5 देखते हैं, P5 में कौन कौन है? यूएसए है, चाइना है, रशिया है, ब्रिटेन है एंड फ्रांस है। ये उस वक्त की डेवलप कंट्री आप कहते हैं, बट एक मेरा सिंपल सवाल है आपको। यूएसए ठीक है, डिक्लाइनिंग है बट हेजिमनी है। चाइना अपकमिंग सुपर पावर है, यस अपकमिंग, क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली। बट क्या ये कंट्रीज सचमुच में आज रिप्रेजेंट करते, आज इतनी पावरफुल है? नहीं है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, डोंट यू थिंक? अगर आप कोई रिफॉर्म चाहते हैं एशिया में और इंडिया कोई टेबल पे नहीं रहे, इंडिया ही नहीं रहेगा, तो इंडिया विल एक्सेप्ट इट? नेवर। साउथ अफ्रीका एक्सेप्ट करेगा अगर साउथ अफ्रीका के रिलेटेड नहीं? मतलब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, क्या वो वर्थ है? रिव्यू लेना पड़ेगा आपको। बट रिव्यू के लिए क्या वो तैयार होंगे जो वहां से बाहर जाने वाले हैं? तो शायद वो ये ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप भी आ जाओ बट हमें भी कंटिन्यू रहने दो। ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, कोफी अन्नान जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में वगैरह। उन्होंने दो फॉर्मूले सजेस्ट किए, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2। आप दोनों साइड देखोगे तो कहोगे कि सर 24 ही तो लिखा है। यस भाई 24 ही लिखा है, बट फर्क क्या है? पहले इसमें उनका क्या कहना है कि भाई G5 को, जो G4 कंट्रीज है, उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए परमानेंट, और दो अफ्रीकन कंट्रीज को, मतलब अफ्रीका भी सुन लिया और G4 का भी। और नॉन परमानेंट मेंबर आपको कितने बढ़ाने हैं? उनका कहना है 3 बढ़ाओ। इंडिया को ये एक्सेप्टेबल लगता है क्योंकि ठीक है, हमारा भी सेटिस्फेक्शन हो गया। दूसरा फॉर्मूला है 8 सेमी परमानेंट करो 4-4 साल के लिए और एक नॉन परमानेंट। ऑब्वियसली अगर ये किसको रहेगा सुटेबल? पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान तो वही चाहेगा जो इंडिया, हमें ना मिले ठीक है बट भाई इसे नहीं मिलना चाहिए। सो डोंट थिंक, कुछ ऐसी ही चीजें होती रहती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या यूनाइटेड नेशंस ने कुछ काम किया ही नहीं है? ये यूनाइटेड नेशंस फेल है, रिफॉर्म और डाई? नहीं, ऐसा नहीं है। वी नीड मोर यूएन। मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था, क्यों? बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। और इसके बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, एनवायरमेंट के जो इशू चल रहे हैं। रिसेंटली वी हैव ऑल, पूरी दुनिया ने कोविड देखा है। मैल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, लिटरेसी, डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा कुछ है कि भाई कोविड चाइना में ही रहेगा, भारत में नहीं आएगा, यूएस में नहीं? ऐसा नहीं है। क्या न्यूक्लियर अटैक एक कंट्री पे होगा तो बाकी कंट्री क्या उससे रिपोर्कशन से बच जाएंगे? नहीं। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम, टेररिज्म, इससे कोई एक कंट्री डील नहीं कर सकता। एंड दैट्स द रीजन हमें यूनाइटेड नेशंस और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की भी जरूरत है, और दैट्स द रीजन उसके रिफॉर्म होना भी जरूरी है। क्योंकि यूएन का जो ब्लू फ्लैग फ्लो फ्लाई होता है कहाँ पे? डिजास्टर जोन पे। तब सबको पता चलता है कि ह्यूमैनिटी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एनी गवर्नमेंट। और जब यूएन सक्सीड होता है तब पूरी दुनिया मानती है, यस पूरी दुनिया की ही ये जीत है। दैट्स रीजन यूएन एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें रिफॉर्म होना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए? ये आप ट्राई करो, हिंट मैं देता हूँ। भारत ने तो ये प्रयत्न 1970 से ही स्टार्ट किए, तो भारत को मिलना चाहिए क्या? यस, भारत इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों? सी, पॉपुलेशन वाइज तो वी आर द बिगेस्ट नाउ, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पॉपुलेशन। इकोनॉमी वाइज भी हमारी इकोनॉमी आज दुनिया के टॉप 5 में भी है डेफिनेटली। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत ही जल्दी होने वाला है, ऐसे हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी ने भी कहा है। नॉट ओनली दिस, मिलिट्री वाइज भी इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट एंड पावरफुल मिलिट्री से भी एक कंसिडर की जाती है। इसरो का काम तो हम देखते हैं, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रयान मिशन भी शुरू है। नॉट ओनली दिस, दुनिया आज मल्टीकल्चरलिज्म की बात करती है, कॉस्मोपॉलिटन की बात करती है। इंडिया तो सालों से है, सैकड़ों सालों से वही है।
इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे वैसे इंडिया डिजर्व करती है कि उसे परमानेंट सीट मिलना ही चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब परमानेंट सीट इंडिया को मिलना चाहिए तो कौन रोक रहा है? लिसन केयरफुली। जैसे मैंने कहा कि P5 मेंबर मतलब कौन? यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। लिसन, इसमें रशिया ने तो ओपनली सपोर्ट किया, ब्रिटेन ने भी किया, फ्रांस ने भी, आजकल यूएस भी हाँ बोल रहा है। तो इंडिया के लिए मेजर हर्डल कौन है? चाइना है। तो इंडिया ने ग्रुप वाइज भी एफर्ट स्टार्ट किए और इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट स्टार्ट किए। बट एट द सेम टाइम एक ये भी बात याद रखो, कहाँ है कि हम समर्थन करते हैं, बट समर्थन करना और एक्चुअली प्रेस करना इसमें भी बहुत अंतर होता है। क्योंकि कोई अपने प्रिविलेज क्यों छोड़ना चाहेगा? कोई क्यों चाहेगा कि भाई आज मेरा स्टेटस तेरे से ज्यादा है तो मैं क्यों तुझे इक्वल स्टेटस दे दूं? ये भी तो रीजन हो सकता है। तो क्या होना चाहिए? इंडिया को फाइट करना चाहिए, यस डेफिनेटली। बट कुछ थिंकर्स का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया को इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर आप क्या करो, इंडिया को इंटरनली इतना स्ट्रांग करो। लिसन, इंडिया को इंटरनली इतना स्ट्रांग करो कि सामने वाले को ही आपकी जरूरत पड़े और सामने वाला खुद आपको कहे। इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है? आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं बोथ द व्यूज आर करेक्ट। मैंने ये बताया कि इंडिया डिजर्व करता है, यस मेरा आंसर इमीडिएट है कि डिजर्व करता है। क्यों डिजर्व करता है वो भी दिखाया, कौन कौन बीच में आ सकते हैं वो भी दिखाया, क्यों अपने नजदीक के लोग भी नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली प्रिविलेज छोड़ना कोई नहीं चाहेगा, कहना और एक्चुअल में इंप्लीमेंट होना इसमें बहुत अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, तो ये बात हमेशा याद रखो। शायद ये भी हो सकता है कल को चाइना ही इंडिया को सपोर्ट कर दे परमानेंट सीट के लिए, हु नोज। अब आते हैं लास्ट सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूएनएससी? प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस कि फॉर प्रोसीजरल डिसीजंस मेजॉरिटी रिक्वायर्स 10, क्या ये सही है? दूसरा, वेटो पावर कैन बी ओवररिडन बाय जनरल असेंबली। नीचे ऑप्शन है 1 2 एंड नीदर वन नॉर टू। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।